अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ मेरा मुहाफ़िज़ बाय सलमा ख़ान सीज़न 2 पार्ट 1। जिस तरह से बताया गया था ये इस दास्तान का इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज़ था। इस कहानी के किरदारों ने अपने अंदर क्या राज दफन किए हुए थे। अब वक्त आया है इन राजों से पर्दा हटाने का, इन मुर्दों के राज जानने का जो मरने से पहले उनके साथ पेश आए थे। अब वक्त आया है इस कहानी के नए किरदारों से मिलने का, ऐसे किरदार जो आपको एक अलग दुनिया में ही ले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी का अगला हिस्सा। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। वो नमाज के लिए उठी थी, अजानें होने वाली थी जब उसकी नज़र सोफे पर पड़े बुरहान पर पड़ी। वो सो रहा था। उसको देखकर ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि जैसे आज वो घबराया हुआ हो, बल्कि वो पुरसुकून था। परिशु उसको देखकर मुस्कुराई और फिर वज़ू के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। नमाज में कुछ वक्त बाकी था तो वज़ू करके तहज्जुद अदा करने के लिए खड़ी हो गई। जो तहज्जुद से फारिग हुई तो तस्बीहात पढ़ने लगी। इतने में फजर का भी वक्त हो गया। फजर अदा करने के बाद वो दुआ मांग रही थी, या अल्लाह, हम तेरे नाजुक बंदे हैं। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम तेरी भेजी हुई आजमाइशों पर खड़े उतर पाए। बेशक आजमाइश तो इसलिए भेजता है ताकि हमें आजमा सके, मगर इन आजमाइशों में हमें हिम्मत भी देना कि हम उनका सामना कर सकें। मुझे लगता था सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा मेरे साथ ही जुल्म हुआ है, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे साथ जो हुआ वो कुछ भी नहीं है। मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ में और भी लोग हैं। मैं तो खुद से नज़र नहीं मिला पा रही कि मैं अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए तेरे सामने घंटों तक शिकवा शिकायतें करती रहती थी, और यहाँ लोगों पर इतनी परेशानियाँ हैं, इतनी आजमाइश है, इतनी तकलीफ़ है, मगर तेरे सामने एक बार भी शिकवा नहीं करते। मुझे समझ नहीं आता इतनी हिम्मत है, इतना सब्र कहाँ से है इनमें। मगर या अल्लाह, जिसकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर फरमा, सबको सुकून अता फरमा, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रख। उसकी दुआ बहुत लंबी चली गई थी। सुबह के 6 बजने को आए थे। इतने में बुरहान की आँख खुली। बुरहान उसको नमाज में दुआ मांगते हुए देख रहा था। जब वो दुआ से फारिग हुई तो जानमाज तय करके पीछे मुड़ी ही थी कि सोफे पर बुरहान को देख लिया। आप इतनी जल्दी उठ गए? उसे सवाल कर रही थी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं पढ़ाता भी हूँ और मुझे सुबह के टाइम पढ़ाना होता है, इसलिए मैं जल्दी उठता हूँ। वो उसको तफसील से बता रहा था और परी का मुंह बिगड़ने लगा। उसके मुंह के बिगड़ते तासुरात देखकर बुरहान सोफे से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए परी से कहने लगा, परी, मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहा कर आता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। परी कपड़े निकाल चुकी थी। उसके बाद वो बाहर की तरफ निकल गई। सादिया बेगम नमाज पढ़ के फिर आराम करने के लिए सो जाती थी, मगर आज वो भी जल्दी उठी हुई थी। अस्सलामुअलैकुम अम्मी, आप इतनी जल्दी उठ गई? परी ने सलाम करते हुए सादिया बेगम से पूछा। मेरा बच्चा बुरहान सुबह जाता है, इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ ताकि उसे नाश्ता बना के दूँ। और परी उनको देखते हुए बोली, इसका मतलब है आपने नाश्ता नहीं बनाया ना अभी तक? और वो परी को देखने लगी। नहीं, अभी जा रही हूँ। उन्होंने अपना जुमला मुकम्मल भी नहीं किया था कि परी भागते हुए किचन की तरफ चली गई और आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। वो किचन में दाखिल होते हुए बोली और सादिया बेगम बेख्तियार हंसने लगी। सादिया बेगम सहन में बैठी हुई थी। बुरहान नहाकर आ चुका था। कमरे में परी को ना पाकर बाहर उसको देखने आया। बेटा, आपकी बेगम साहिबा नाश्ता बना रही है, जाए खुद देख ले आप, वो मुस्कुरा कर बोल रही थी। आज उसको मेरे साथ कॉलेज जाना है, मुझे टाइम पर पहुंचना है, लेट नहीं हो सकता, और ये यहाँ नाश्ता बना रही है। वो खफा होके बोल रहा था। अरे मेरा बेटा, तू बुला लो ना उससे, वैसे भी नाश्ता। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि परी को किचन से बाहर की तरफ आते हुए देखा। मैंने बना दिया है नाश्ता, आप लोग कर लें। जब वो बाहर की तरफ आई तो बुरहान का खफा चेहरा देखकर अगली बात करने ही लगी थी कि चुप हो गई। अच्छा बेटा, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, बुरहान के साथ तुम्हें कॉलेज जाना है, सादिया बेगम बहुत मोहब्बत से कह रही थी। कॉलेज? वो हैरान की भरी नज़रों से बुरहान को देखने लगी। जी, मैंने सर से बात कर ली है। मैंने कोशिश की है कि जहाँ से तुम्हारी पढ़ाई रुकी है वहीं से तुम स्टार्ट करो ताकि तुम्हारा वक्त ज़ाया ना हो। लेकिन आज तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा। अगर उन्हें लगा कि तुम्हें सब आता है तो तुम्हें वहीं से ही कंटिन्यू करवाएंगे जहाँ से तुमने पढ़ाई छोड़ी है, वरना तुम्हें फिर स्टार्ट से करनी पड़ेगी। वो तफसील से उसे बताने लगा। कुछ देर परी वहीं खड़ी रही, फिर किचन की तरफ जाने लगी थी कि सादिया बेगम ने उसे रोक दिया। नाश्ता मैं लगा देती हूँ, तुम जाओ जल्दी से तैयार होके आ जाओ, नाश्ता करते हैं, फिर जाओ तुम लोग।
वो ये कहकर किचन की तरफ चली गई और परी भी कमरे की तरफ बढ़ गई। बुरहान वहीं सहन में बैठा रहा। उनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। उस घर के 2 फ्लोर थे। ऊपर वाले फ्लोर में सज्जाद की फैमिली रहती थी, जिसमें सज्जाद की माँ और वालिद ही थे। नीचे वाला फ्लोर उन्होंने सादिया बेगम को दिया हुआ था, मगर सादिया बेगम किराया अदा किया करती थी। उन्होंने मना किया था कि वो उनसे कोई किराया वगैरह नहीं लेंगे, मगर वो लोग रहने ही इस शर्त पे वहाँ आए थे कि वो उन्हें यहाँ के किराए की अदायगी करेंगे। सादिया बेगम के घर में 3 कमरे थे, एक बुरहान का और एक सादिया बेगम का। एक कमरा खाली था जो गेस्ट रूम बना दिया गया था, मगर वहाँ कोई गेस्ट आते ही नहीं थे। जब भी सज्जाद को घर से निकाल दिया जाता तो बेचारा यहाँ रहने के लिए आ जाता। सादिया बेगम और बुरहान ने भी खुशदिली से वो कमरा सज्जाद को दिया हुआ था। यहाँ तक कि बुरहान का तो कहना था, अगर शादी के बाद तुम्हारी बीवी भी तुम्हें निकाल दे तो तुम यहाँ आके रह सकते हो, मसला नहीं है। और उसकी इस बात पर सज्जाद का मुंह बन जाता था। तुम्हारे मुंह में खाक, वालदीन के हाथों तो जलील हो रहा हूँ, घर से निकाल दिया जाता हूँ। अब तुम चाहते हो कि जिस सुकून के लिए मैं शादी करना चाहता हूँ वो भी मुझे ना मिले, वो भी और बीवी घर से निकाल दें। बुरहान सज्जाद को बहुत चिढ़ाया करता था। वो दोनों एक दूसरे को भाई समझते थे। सज्जाद उसका दोस्त था जो हर वक्त उसके लिए हाजिर होता था। जो वक्त भी नहीं जो जो वक्त भी नहीं देखता था। अगर परेशानी है तो बुरहान सज्जाद के लिए हाजिर और सज्जाद बुरहान के लिए। फातिमा खाला वो दो घर छोड़कर रहती थी। वो अपने शौहर के साथ यहाँ रहती थी जब उनके शौहर जिंदा थे। सादिया बेगम वाले तब वहाँ रहने आए थे। फातिमा खाला का बच्चा होने वाला था, मगर वो ज़ाया हो गया। वो बहुत रोई थी, बहुत तकलीफ़ में थी। सादिया बेगम उनसे मिलने के लिए उनके घर गई थी। जब वो रो रही थी तो बुरहान आके उनके गले लग गया और उस दिन के बाद से वो बुरहान को अपना बेटा ही समझती थी। यहाँ शा, या शायद बेटों से बढ़कर। सज्जाद भी फातिमा खाला से बहुत मोहब्बत करता था, मगर सामने उनको चिढ़ाने का मज़ा ही अलग आता था उसको। इस हाथ से इस हाथ हादसे के 2 माह बाद उस हादसे के 2 माह बाद फातिमा खाला के शौहर का इंतकाल हो गया। उनको हार्ट अटैक आया था। जब हॉस्पिटल ले जाया गया उससे पहले ही वो दम तोड़ चुके थे। फातिमा खाला बिल्कुल टूट चुकी थी। उनको जीने की ही ख्वाहिश ना रहती अगर उनके पास वो रिश्ते ना होते। सादिया बेगम को बिल्कुल बेटियों की तरह समझती थी। सज्जाद की माँ से भी वो बेटियों की तरह मोहब्बत करती थी। उनके पास चंद ये रिश्ते थे जिनकी वजह से वो जिंदा रही, और वो कोई कमज़ोर खातून नहीं थी। उन्हें हालात का सामना करना आता था और वो सामना कर गई थी। क्या हुआ है, इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो तुम फ़ायज़ा? हम माँ हमसे पूछ रही थी। आपी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में चली जाऊंगी। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? जब भी पूछते हैं यही बोलती हो, हमें बताओगी नहीं तो कैसे ठीक होगी? वो परेशानी से पूछ रही थी। आपी, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका इलाज दुनिया के बड़े डॉक्टरों के पास भी नहीं होता। वो अफसरदा होकर बोल रही थी। मेरी जान, मुझे बताओ हुआ क्या है? मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगी, मुझे बताओ तो सही, मुझ पर भरोसा तो करो। वो फिक्रमंदी से उसके बराबर बैठकर बोल रही थी। आप मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती है या परीक्षे से? उसने सवाल किया। ये कैसा सवाल हुआ? मैं तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। नहीं, गलत। अब हम दोनों से मोहब्बत नहीं करती। उसका लहजा सख्त था। जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी परेशानियाँ तकलीफ़ें बिन बोले समझी जाती है। आपने कभी मेरी परेशानियाँ या मेरी तकलीफ़ें नहीं समझी। मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। और वो उसका लहजा अब बहुत सख्त हो चुका था। परीक्षा की तकलीफ़ें अब बिन बोले समझ जाती थी। वो ठीक है, नहीं है, क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, सब आपको पता चल जाता था। फ़ायज़ा तो दंग रह गई थी उसका ये लहजा देखकर। आप ही, मैं पागल हो रही हूँ। जिन जिन लोगों को मैंने चाहा था वो लोग मुझसे दूर चले गए। आप जानती हैं मैं बचपन से आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहती थी जिस तरह मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ आप भी उस तरह मुझसे मोहब्बत करें, बिना बोले सब समझ जाएं। मगर देखे, जिस मोहब्बत के लिए मैं तरस रही थी वो मोहब्बत आपने परीक्षे को दी। परीक्षे ने छीन लिया आपको मुझसे। अब वो थके हुए लहजे में कह रही थी। फ़ायज़ा तो वहाँ बुद्ध बनी सब सुन रही थी। और दूसरा इंसान जिससे मैंने सबसे बढ़कर चाहा, कोई एक नमाज नहीं होगी, कोई एक वो जगह नहीं होगी जहाँ मैंने उसको ना मांगा हो। मैं रो कर मांगा करती थी उसे कि वो मुझे मिल जाए, मगर देखे वो मुझे नहीं मिला। वो मिला किसको? परीक्षे को, जिसने कभी उसकी ख्वाहिश तक नहीं की थी। उसे बिन मांगे वो मिल गया। क्यों? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्या कमी है आप ही मुझ में? क्यों वो मेरा नहीं हो सका? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फ़ायज़ा ने अपनी हालत पर
काबू रखते हुए माँ हमसे सवाल किया, क्या तुम बुरहान को पसंद करती? इसका सवाल अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि माँ हमें चिल्लाकर बोला, पसंद? पसंद छोटा लफ्ज़ है आपी, मैं उससे इश्क करती हूँ। मैं उसके लिए दुनिया छोड़ने को तैयार थी। मैंने हर जगह उसको मांगा, आप जानती हैं, वो पहला शख्स था जिसके लिए मैं रातों को जागा करती थी, गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने दुआएं मांगा करती थी, मगर देखे वो मुझे नहीं मिला। वो पता है मुझसे क्या कहता है? आज उसका सब्र ख़त्म हो चुका था। वो लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर बोल रही थी, सिसकियाँ लेकर बहुत रो कर बोल रही थी कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है। वो तो मुझे पसंद तक नहीं करता। आप ही मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? आप ही मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आप ही आपकी दुआएं तो लगती हैं ना। और फ़ायज़ा के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर बोल रही थी, आप दुआ करें ना कि वो मुझे मिल जाए, खुदा के लिए दुआ करें वो मुझे मिल जाए। वो उसे नहीं वो उसे सब्र नहीं हो पा रहा था। फ़ायज़ा वहीं चुपचाप उसे देखे जा रही थी। वो कैसे दुआ करती? वो दुआ नहीं थी। अगर दुआ भी थी तो एक बहन के लिए, और दूसरी बहन के लिए वो बद्दुआ थी। वो कैसे दूसरी बहन को बर्बाद होने देती? आप ही मैं मर रही हूँ, खुदा के लिए मुझे बचा ले। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई थी। मैं मरना नहीं चाहती, मैं बिल्कुल नहीं मरना चाहती, मुझे जीना है आप ही, इस इंसान के साथ, जिस इंसान की ख्वाहिश मैंने की है। अब जानती है, उस रात मैंने उन दोनों को साथ देखा, मेरे दिल में आग लग रही थी, यहाँ यहाँ आग लग रही थी। अपने दिल की तरफ हाथ रखते हुए बोल रही थी, खुदा के लिए आप ही मुझे बचा लें, मैं नहीं मरना चाहती। मेरे एतबार में नहीं है, मुझे कब से मोहब्बत हुई मुझे नहीं पता। मैंने बहुत कोशिश की है ख़ुद को रोकने की, मगर मैं नहीं रोक पा रही। मैंने बहुत कोशिश की उससे नफ़रत करने की, लेकिन मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसे नफ़रत नहीं कर सकते कभी। और मुझे बुरहान अहमद से कभी नफ़रत नहीं हो सकती, क्योंकि वो शख्स है जिससे जिसे मैंने सबसे ज़्यादा चाहा है। फ़ायज़ा बस इतना ही कह सकी, सब्र करो मेरी जान, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए उससे बेहतर ढूंढ कर रखा हो, क्योंकि अल्लाह बेहतर लेकर बेहतरीन अता फरमाता है। उसे तसल्लियाँ दे रही थी, बेहतरीन तो नहीं चाहिए, बेहतर भी नहीं चाहिए, बस वो चाहिए आप ही, बस वो चाहिए। वो बहुत रो रही थी। फ़ायज़ा ने उसका सर अपने घुटनों पर रखा, उसके बाल सहलाते हुए उसे तसल्लियाँ दे रही थी, और दूसरा हाथ उसके दिल की तरफ रखकर वो बस यही जुमले दोहरा रही थी, अल्लाह तुम्हारे दिल को सब्र दे, अल्लाह तुम्हारे दिल को सब्र दे। वो कपड़े तब्दील करके बाहर की तरफ आ चुकी थी। सादिया बेगम नाश्ता टेबल पे लगा चुकी थी। बुरहान डाइनिंग टेबल पर बैठा था। परीशा ने ग्रे कलर की घुटनों से नीचे आती हुई कमीज़ और ट्राउज़र पहना हुआ था। बाल कैचर से बांधे हुए थे। घर फिर भी कमर से मगर फिर भी कमर से नीचे तक आ रहे थे। सर पर अच्छी तरीके से दुपट्टा पहना हुआ था। आँखों में काजल लगाया हुआ था, जिससे आँखें और दिलनशीन हो रही थी। वो सादा सा तैयार हुई थी, मगर फिर भी भला की हसीन लग रही थी। बुरहान तो उसको देखकर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट सादिया बेगम ने देख ली थी। वो नाश्ते के लिए टेबल पर बैठ गई थी। सज्जाद भी नाश्ते के लिए आ चुका था। वो आज बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसका खुश चेहरा देखकर बुरहान ने वजह पूछी तो बेनियाज होकर कुर्सी पर बैठा। आज अम्मी की कॉल आई थी, वो वजह बताने लगा। हाँ तो, उसने बहुत ठंडे लहजे में उससे पूछा। हाँ तो पूरी बात सुन तो लो। वो चिढ़ गया था। अम्मी ने आज कॉल की थी। असल में अम्मी ने वहाँ पे किसी से मेरे रिश्ते के लिए बात की थी, तो लड़की ने मना कर दिया। तो इस बात पर खुश होने वाली कौन सी बात है? बुरहान मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला। भाभी टाइप होगी घर में। वो अब परी से मुखातिब था। उसने नाम में सर हिलाया। भाभी टेप होगी घर में। वो परी से मुखातिब था। उसने नाम में सर हिलाया। बुरहान को परी की इस बात पर हंसी आई थी। वाह, मुझे लगा था आप मेरी तरफ होंगी, मगर भाभी आप भी उसकी तरफ निकली। अपने अपने ना निकले। वो बहुत दुख से कह रहा था। सब उसकी तरफ मुतवज्जा थे। अभी उसके बाद अभी इसके बाद मैं मुकम्मल नहीं हुई थी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि फ़ातिमा खाला तशरीफ़ ले आई। क्या हो गया है? कौन किसका नहीं निकला? वो पूछते हुए अंदर की तरफ आने लगी। सज्जाद ने तो बात अपने गले से भी नीचे नहीं उतारी थी। जो बताने लगा था अब वो नहीं बताएगा, क्योंकि वो जानता था कि उस बात का उससे भी कोई ताना ही मिलेगा। अरे फ़ातिमा खाला, अस्सलाम वालेकुम, आए बैठे नाश्ता करें। बुरहान बहुत मोहब्बत से उन्हें नाश्ते के लिए कह रहा था। सज्जाद ने बुरहान को घूरी से नवाजा और दिल में जैसे कह रहा हो, इस मोहल्ले में बहुत सारे लोग रहते हैं, सबको बुला लो ना नाश्ते के लिए। वो सज्जाद के बराबर में बैठ गई। उन्होंने प्लेट उठाई और चाय कप में डालने के लिए परी को इशारा किया। परी हुक्म मानते हुए चाय डालने लगी। हाँ भाई, तो मुकम्मल करो ना बात।
बुरहान सज्जाद की तरफ मुखातिब हुआ। सज्जाद कोई बुरहान पर गुस्सा आ रहा था। नहीं, कोई बात नहीं है, वो बात टाल गया। अरे नहीं, बात तो है ना, अभी तो बड़ी खुशी से बता रहे थे, बताओ ना, वो बहुत इसरार कर रहा था। और सज्जाद का तो कोई इरादा नहीं था सुबह सुबह अपनी बेइज्जती करवाने का। अब की बार सादिया बेगम ने कहा था, बेटा बताओ बेटा क्या हुआ। वो सादिया बेगम की बात नहीं टाल सकता था, वो बताना शुरू हुआ। एक आंख की तरफ से अपनी दाएं तरफ बैठी हुई खाला पर नज़र डाल रहा था कि बस ये आफत अपना मुंह बंद रखे। तो मैंने कहा था ना कि वो रिश्ते की बात कर रही थी, तो लड़की वालों ने मना कर दिया था। और उसकी इस बात पर खाला जोर से कहा लगाकर हंसी और उसका तो मुंह ही बन गया। वो दांत चबाकर अपनी बात मुकम्मल करने लगा। तो मेरी अम्मी ने कहा कि मेरा सज्जाद लाखों में एक है, मेरे बेटे में क्या कमी है। मेरे बेटे पर इतनी लड़कियां मरती है कि पता भी नहीं है। वो सब उसकी तरफ मुतवज्जा थे। सज्जाद खामोश हो गया। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा होकर उसकी अगली बात का इंतज़ार करने लगे। खामोशी तोड़ने के बाद सज्जाद बोला, हाँ तो बस ये बात थी। और अब की बार बुरहान, सादिया बेगम, परीशर, खाला सब उसको घूर कर देखने लगे और फिर एक साथ बेइख्तियार कहा लगाया, हाय अल्लाह माफ़ करे, नफीसा को खुदा का खौफ नहीं है क्या? इतना झूठ बोल के वहाँ पे आई है, तौबा तौबा, सीधा जहन्नम में जाएगी। खाला हंसकर बोल रही थी, मेरा बेटा जिस पे लड़कियां मरती हैं, मर ही ना जाए कोई। और सदके जाऊं मैं उस लड़की पे जिसने अपना मुस्तकबिल बचा लिया। अगर वो लड़की हाँ कर देती तो मुझे तो बहुत अफसोस होता। बेचारी अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है, मगर हाय लड़की तो समझदार निकली। और सज्जाद का तो जैसे सुबह सुबह मूड ही ख़राब हो गया। वैसे मियाँ, तुम किस बात पे खुश थे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपना बेटा कहा? सज्जाद ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया था, क्योंकि अब उसे पता था कि खाला के तीर उसको लगने वाले हैं, तो वो चुप करके बर्दाश्त करे। हाँ, वैसे ये भी खुशी की बात ही है बेटा कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें अपना बेटा तो माना, वरना तो यही है कि बच्चे तो हॉस्पिटल में तब्दील हो गए थे। मुबारक हो सज्जाद, मुबारक हो। वो उसे मुबारकबाद दिए जा रही थी। सादिया बेगम, बुरहान दोनों अपनी हंसी जब्त किए उन्हें देख रहे थे। परीशे भी हल्का सा मुस्कुरा रही थी। मैं तो कहती हूँ जाओ मिठाई लो और पूरे मोहल्ले में बांटो, खुशी की बात है, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कबूल कर लिया। सज्जाद, सुन रहे हो तुम, खुशी की बात है ये। वो उसका कंधा थपथपा कर बोल रही थी। हाँ सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं, वो जल कर बोला। फिर बुरहान को हंसता देख कर उसकी तरफ मुखातिब हुआ, वैसे तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या, या आज यहीं बैठने का इरादा है तुम्हारा? वो बहुत गुस्से में बोल रहा था और अचानक से बुरहान ने घड़ी की तरफ नज़र घुमाई तो वक्त काफ़ी हो चुका था। वो जल्दी से अपनी सीट से उठा, चाबी लेने के लिए वो कमरे की तरफ बढ़ा। पीछे परी को भी बाहर की तरफ जाने का इशारा किया। सादिया बेगम ने उसका माथा चूम कर उसे दिल से दुआ दी और उसको रुखसत किया। खाला ने भी बहुत दुआओं से उसे नवाजा। सज्जाद भी उनके साथ बाहर की तरफ निकल आया। बुरहान गाड़ी की चाबी लेकर आया तो परी गाड़ी में बैठ गई। परीशे बहुत डरी हुई थी, मगर सज्जाद ने चलने से पहले परीशे को दुआ देकर बोला, आप इंशाल्लाह कामयाब होगी। आप में वो सलाहियत है कि आप दुनिया फतेह कर सकती है। परीशा उसकी बात सुनने लगी। फिर वो थोड़ा सा उसके कान के करीब आके सरगोशी करने लगा। अगर आप इस पत्थर का दिल फतेह कर सकती है तो आप दुनिया भी फतेह कर सकती है। वो मुस्कुरा कर उसको बोल रहा था। परीशा उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई। खुदा हाफिज सज्जाद भाई, खुदा हाफिज। बुरहान गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा चुका था। मंजिल करीब न थी, रास्ता कठिन था, मगर मंजिल मिलती है किस्मत वालों को। गाड़ी अपनी मंजिल पे रुकी थी। परी बहुत घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अंदर जाकर वो क्या कहेगी, क्या करेगी। वो वैसे ही डरी हुई थी। बुरहान ने उसे हौसला दिया और आराम से उसे समझाने लगा, तुम्हें यहाँ से सीधा जाना है, फिर राइट साइड पर ऑफिस है, वहाँ पे जाके ये डॉक्यूमेंट्स उनको दे देना। वो उसे समझा रहा था। आप नहीं चलेंगे? वो बेयकीनी से उसकी तरफ, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे क्लास में जाना है, इसलिए मैं नहीं चल सकता, लेकिन मैंने सारी बात सर से कर ली है, तुम बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा। वो कहकर वो परी को उतार कर गाड़ी पार्किंग में लगाने चला गया। परी उसे दूर जाता देखती रही। उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे करेगी ये सब, मगर उसे हिम्मत करनी थी। उसे आगे बढ़ना था। वो अल्लाह का नाम लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे उससे बुरहान ने समझाया था, वो सीधा ही ऑफिस में पहुंची। वहाँ एक बड़ी उम्र के सर बैठे थे, जिनकी उम्र 45 के करीब तो होगी। परी ने दस्तक दी। सर शाहिद दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुए और फिर अंदर आने का इशारा किया। परीशे डरे डरे कदमों के साथ अंदर चली गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परीशे है। अपना नाम बताकर वहीं पर खड़ी हो गई। सर शाहिद ने वालेकुम सलाम कहते हुए उसे कुर्सी पर बैठने का कहा। वो चुपचाप बैठ गई। परी के हाथों में जो फाइल थी उसने उनकी तरफ बढ़ाई, जो उन्होंने थाम ली। पूरी फाइल देखने के बाद वो मुस्कुराकर परी की तरफ मुतवज्जा हुए। तो आप है परीशे सिद्दीक या फिर परीशे बुरहान?
वो दिल से मुस्कुरा कर बोल रहे थे। परीक्षा खामोश रही। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। सर शाहिद उसे खामोश पाकर बात का आगाज़ किया। मुझे बुरहान ने सब बता दिया है। आराम से बैठे बैठे रहो, तुम मेरी बेटियों की तरह ही हो। वो बहुत अपनाई से कह रहे थे। मैंने सीवी देख ली है तुम्हारी, काबिल हो। मैं तो सीवी देखने के बाद भी तुम्हें एडमिशन दे देता। परीक्षें उनकी इस बात पर सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी। उसकी सवालिया नज़रों को देखते हुए सर शाहिद अपनी बात मुकम्मल करने लगे। बुरहान ने मुझे बताया था और मुझे यकीन था कि बुरहान अगर किसी की बात मुझसे कर रहा है तो वो इस काबिल ज़रूर होगी कि वो यहाँ पर पढ़ सके। कहने को तो वो अभी इतना बड़ा नहीं है, अभी उसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर उसका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है और उसकी यही सलाहियतें देख कर ही मैंने उसको यहाँ पर पढ़ाने की ऑफ़र की थी और वो इस पर साबित कदम हुआ। मुझे बहुत खुशी है। मेरे पास बुरहान जैसे काबिल स्टूडेंट है, वो साफ दिल से कह रहे थे। परीक्षा हल्का सा मुस्कुराई। सारी बात मुकम्मल हुई तो सर शाहिद ने परीक्षा से एक बात का आगाज़ किया। देखो बेटा, मैं बुरहान को बहुत सालों से जानता हूँ, मुझे गलत मत समझना। तुम दोनों मियाँ बीवी हो, ये चीज़ मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ कॉलेज में किसी को पता चले। और परीक्षा उनकी इस बात पर हैरान हुई। वो ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही कह सकी। क्यों? सर शाहिद ने समझाने वाले अंदाज में परी से मुखातिब थे। यहाँ पर बुरहान से जलने वाले काफ़ी लोग हैं जो बुरहान की कोई कमज़ोरी ढूंढ रहे हैं। यहाँ अपनी कमज़ोरी नहीं, बुरहान अपनी कमज़ोरी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जानता है वो लोग उसी ताक में बैठे हुए हैं और एक मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी बीवी होती है। यहाँ पर किसी को नहीं पता कि बुरहान की शादी हो चुकी है और उनको अगर ये पता चल गया कि उसकी बीवी यहाँ पर पढ़ती है तो वो तुम्हें टारगेट करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे ज़रिए बुरहान को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए वो मेरे बेटों की तरह है, तो मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ, ये चीज़ किसी को ना पता चले कि तुम बुरहान की बीवी हो। सर शाहिद की आंखों में वाज़ेह परेशानी देखी जा सकती थी। आप बेफिक्र रहे, किसी को नहीं पता चलेगा। परी बस चंद जुमले बोल परी ने बस चंद जुमले बोले और बात को ख़त्म किया। सर शाहिद परी को लेकर क्लासरूम की तरफ चलने लगे। थोड़ी ही देर चलने के बाद एक बहुत वसी रूम के अंदर वो लोग दाखिल हुए, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे। लड़के लड़कियाँ आपस में बातें करते गप्पे लड़ाते वो देख रही थी। ज़्यादातर लड़कियों ने शर्ट्स और न्यू फैशन की ड्रेसेस ही पहने हुए थे, जिनसे मुकम्मल तौर पर उनका जिस्म ढका नहीं था। किसी की शर्ट की आस्तीनें नहीं होती तो किसी की शर्ट का गला बहुत बड़ा होता। वो ऐसे तैयार लग रही थी जिससे कोई भी देख कर बता सकता है कि वो अमीर घरों से थी। ब्रांडेड कपड़े, शूज़, महंगे महंगे मोबाइल और बैग वगैरह उन्होंने पहने हुए थे। परीक्षा उनको देख कर हैरान थी और इतना ही हैरान वो सब उसे देख कर थे। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी घूर कर उसे देख रही थी। सर शाहिद को आते देख कर सारे लोग अपनी सीट पर सीधे होकर बैठ गए। सर शाहिद ने उनको परिचय से इंट्रोड्यूस करवाया। ये परिचय सिद्दीक है, न्यू एडमिशन है और आप लोगों के साथ यहीं पढ़ेंगी। उम्मीद है आप सब लोग इनका साथ देंगे। उन्होंने परिचय का मुकम्मल तारुफ करवाया। सारे लोगों की हाय हेलो की सदाएं बुलंद हुई। परी चुप करके बस उनको सुनती रही। सर शाहिद बात मुकम्मल करके ऑफिस की तरफ जाते हुए परी को कहने लगे, बेस्ट ऑफ लक। परी मुस्कुराई थी। जब वो चले गए तो परीक्षा वहीं खड़ी रही। वहाँ पे बहुत सारी सीटें खाली थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसे कहाँ बैठना है। एक लड़की उसे कंफ्यूज पाकर उसकी तरफ बढ़ी। हेलो, वो परी की तरफ आते हुए बोली। सामने से परी ने अस्सलाम वालेकुम कहा तो वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सबीन खान है, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ मगर फिर भी अच्छा खासा पढ़ लेती हूँ। अपना तारुफ करवाते हुए मुसलसल मुस्कुरा रही थी। परीक्षा सिर्फ इतना ही बोल सकी, मेरा नाम परीक्षा सिद्दीक है, मेरी आज ही एडमिशन हुई है, मैं न्यू हूँ यहाँ पे। सबीन उसको देख रही थी। वो चेहरे से मासूम नहीं लगती थी, वो सच में मासूम थी, ये सबीन ने दिल में सोचा था। फिर सबीन ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। परी को समझ नहीं आया कि उसे जाना चाहिए या नहीं, मगर कोई रास्ता नहीं था। अब उसे यही इन लोगों के साथ पढ़ना था तो चीज़ें समझनी थी, तो उसे किसी की ज़रूरत थी, तो इसलिए वो सबीन के साथ चलने लगी। सबीन ने अपने ऊपर वाली बराबर सीट पर परी को बैठने को कहा। परी खुशदिली से वहाँ बैठ गई। उस क्लासरूम में जो भी दाखिल हो रहा था एक नज़र परी पर डालते हुए अपनी जगह पर बैठ रहे थे। परी को समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे इतना घूर कर क्यों देख रहे हैं। वो कोई एलियन तो नहीं है और ना ही वो कोई तबर्रुक है जिसे देखने से सवाब मिलता है। वह अपने दिल में बड़बड़ाई थी। सबीन ने उसे खामोश पाकर बात का आगाज़ किया। मैं यहीं पर ही रहती हूँ। मेरे बाबा जो है वो बिजनेसमैन है और मेरी मम्मा जो है वो पेंटिंग करती है। मुझे भी थोड़ा शौक है पेंटिंग का, बट ज़्यादा नहीं आती। वो बगैर रुके बोले जा रही थी और परीक्षा उसे हैरान नज़र से देखने लगी।
सबीन उसकी हैरान नज़र पाकर खुद ही बोल पड़ी, हाँ हाँ मुझे पता है तुम सोच रही होगी मैं कितना बोलती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बोलने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बातें लोग सुने, मुझे समझे। वो मुस्कुराकर बोल रही थी। कुछ देर परी खामोश रही, बोली तो बस इतना, आपने अपनी हंसी के पीछे बहुत कुछ छुपाया हुआ है। और उसकी इस बात पर सबीन बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी। वो कुछ बोलती इतने में एक इंसान क्लासरूम में दाखिल हुआ। वो लंबा चौड़ा हैंडसम गुड लुकिंग सा लड़का था। नैनो नक्श बहुत रोशन थे, आंखें दरमियानी थी, ब्लैक कलर शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, ब्लैक कलर का ही कोट पहना हुआ था जिससे उसकी पर्सनैलिटी और अच्छी लग रही थी। एक कंधे पर बैग डाले हुए और दूसरे कंधे से मोबाइल पकड़े वो क्लासरूम में दाखिल हो रहा था। और जब वो आ रहा था तो परीक्षा ने ये चीज़ महसूस की कि सारे लोग उसकी तरफ मुतवज्जा थे, खास तौर पे लड़कियां। वो अपनी सीट की तरफ जा रहा था। जाते जाते उसके पाँव रुके, स्क्रीन से नज़र हटाई और सबीन के बराबर बैठी उस लड़की पर पड़ी। वो उसकी आंखों में देख रहा था। परीक्षा भी बहुत हैरान नज़रों से उसे देख रही थी, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ अजीब था। परीक्षा ने फ़ौरन अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया और परी ने अपनी पल के नीचे झुकाए। उसे वो और हसीन लग रही थी। शहरियार मंसूर सिर्फ उसे देख रहा था, जैसे कि उसके पाँव वहाँ जम गए हों। पीछे से एक आवाज़ आई जिससे वो इस दुनिया में वापस आया। सब अपनी जगह पे बैठ बैठ जाए। बुरहान क्लास में दाखिल हो चुका था, सबको अपनी सीट पर बैठने का कह रहा था। बुरहान ने शहरियार को परी को देखते हुए देख लिया था, इसलिए उसने दोबारा सख्त लहजे में कहा था, अगर आप लोगों का देखना दिखाना हो गया हो तो अपनी जगह पर बैठ जाए सब। शहरियार मंसूर एक नज़र परी को देखते हुए अपनी सीट पर बैठने लगा, लेकिन निगाहें अभी भी उस लड़की में ही अटकी हुई थी। परी ने अपनी आंखें नीचे की हुई थी। जब उसके कानों में बुरहान की आवाज़ आई तो उसने अपनी पलकें ऊपर उठाई। वो बुरहान को देखकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन बुरहान नहीं मुस्कुराया था। उसके लहजे में, उसके चेहरे में एक अजीब सा तासुर था जो परी ना समझ पाई। सबीन ने करीब आकर परी के कान में सरगोशी की। ये जो सामने है ना सर, इनका नाम बुरहान अहमद है। बहुत हैंडसम है। पता है हमारे कॉलेज के सबसे यंग टीचर है ये। काफ़ी लड़कियों का क्रश है सर बुरहान पर, मगर ये तो किसी की तरफ देखते ही नहीं है। पता है जब लड़कियों को ये नहीं देखते ना तो लड़कियां पीछे से बड़बड़ाती है। ह- हम हमें हम यहीं छोड़कर हमें छोड़कर किस शहज़ादी का इंतज़ार करते हैं आप? कोई परी तो आपको मिलने नहीं वाली, तो हमारी तरफ ही देख ले। हम भी क्या परियों से कम है? वो हंसकर बोल रही थी। परी हंस रही थी। परी हंसी नहीं थी, लेकिन वो दिल में खुश हुई थी। बुरहान ने बात का आगाज़ किया, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो सब लोगों ने हाँ में सर हिलाया। वैसे आप ठीक नहीं लगते हमें। पीछे से किसी की आवाज़ आई थी। सब लोग गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन परिषद सामने देख रही थी। एक टीचर का क्या फ़र्ज़ होता है? हर हाल में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना। मगर आप 2 वीक से नहीं आए, तो फिर बेस्ट टीचर्स में आपका नाम क्यों रखा गया है? वो तंज़िया लहजे में कह रहा था। बुरहान ने सख्त नज़र उस पर डाली और फिर उसी लहजे में जवाब दिया, मैं अगर 2 वीक से नहीं आया था तो मैंने इतला कर दी थी और मैं छुट्टियां लेकर गया था। मैं बिला वजह छुट्टियां नहीं करता, और ना ही पूरी रात जाकर सुबह रा- जाग कर जब सुबह मेरी आँख नहीं खुलती तो ये बहाना नहीं बनाता कि मेरी तबीयत ख़राब है। वो गोया शहरियार के मुंह पर तमाचा मारने व जैसा जवाब दे रहा था। हो तो आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं। बुरहान कुछ नहीं बोला, बस एक मुस्कुराहट उसकी तरफ पास की, और उस मुस्कुराहट पर शहरियार मंजूर का दिल पूरा जला था। उन दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा था। ना बुरहान की कभी शहरियार से बनी, ना शहरियार की कभी बुरहान से। शहरियार और बुरहान की उम्र एक ही थी। शहरियार बुरहान का क्लासमेट था। वो बुरहान के साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था, लेकिन उसने दोबारा पढ़ने का फैसला किया सिर्फ इसलिए कि वो बुरहान को तंग कर सके। वो कॉलेज जब भी आता तो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता जिससे बुरहान को नीचे दिखाया जा सके। उनकी दुश्मनी से पूरा कॉलेज वाकिफ था, मगर इन दोनों की दुश्मनी भी सबसे अलग थी। बुरहान और शहरियार एक दूसरे को तकलीफ देकर खुश होते थे, मगर जब कोई और उन्हें तकलीफ देता तो वो उनको नहीं छोड़ते थे। ये 3 साल पुरानी बात है, जब बुरहान की किसी लड़के से बहस हो गई थी। उस लड़के ने बुरहान को धक्का दिया था, जिस पर बुरहान पानी में गिर गया। बुरहान को स्विमिंग नहीं आती थी। उसी वक्त शहरियार भी उसके पीछे पानी में कूद गया और उसे बाहर निकाल लिया। उसके बाद वो उस लड़के के पास गया और उसको इतना मारा कि वो हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। वो दोनों एक दूसरे को जितनी भी तकलीफ दे, उन दोनों को इजाज़त थी, मगर कोई तीसरा उन्हें तकलीफ नहीं दे सकता था।
वैसे ही किसी ने शहरियार से बदला निकालने के लिए पेपर वाले दिन ही कुछ पेपर्स उसके डेस्क के नीचे फेंक दिए, जिससे ऐसा लगा कि वो चीटिंग कर रहा था, और अगर वो पकड़ा जाता तो वो पेपर उससे ले लिया जाता। जब टीचर ने ये सब देखा तो शहरियार से पूछने लगी। शहरियार की इमेज कॉलेज में बैड बॉय जैसी थी। वो जानता था कि कोई उसकी बात पे यकीन भी नहीं करेगा। अपनी सफाई पेश करने लगा ही था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, सर शहरियार ने कुछ नहीं किया। ये सब उसने किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने चिट्स शहरियार की डेस्क के नीचे फेंके हैं। बुरहान ने उसका तहफ़्फ़ुज़ किया। बुरहान के ईमानदार बुरहान एक ईमानदार अच्छा इंसान था, वो सब जानते थे। टीचर ने उसकी बात मान ली और उस लड़के का पेपर छीन लिया। ये दोनों एक दूसरे को तकलीफ़ दे सकते थे, मगर किसी को इजाज़त नहीं थी उन दोनों को तकलीफ़ देने की। बुरहान उसे नज़रअंदाज करते हुए दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ मुखातिब हुआ। वहाँ पर कुछ लोग न्यू आए हुए थे, तो बुरहान ने सबसे तारुफ चाहा। एक एक करके सब तारुफ करवाने लगे। जब सब ने तारुफ करवा लिया तो फिर परीक्षे की बारी आई। बुरहान ने रुक कर उसकी जानिब फेर लिया। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। वो शख्स भी उसकी तरफ मुतवज्जा था जो पूरी दुनिया से बेखबर रहता था। शहरियार भी उन्हीं नज़रों से उसे देख रहा था। सबीन परीक्षे की के कान के करीब आई और सरगोशी करने लगी। उठो और सर को अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। परीक्षा ने एक नज़र सबीन को देखा, दूसरी नज़र सामने खड़े बुरहान को। वो अपनी सीट से आहिस्ता से उठी। उसका दुपट्टा बहुत सिल्की था जो बार बार उसके सर से उतर रहा था। वो बहुत मुश्किल से उसे संभाल के बैठी हुई थी। जब वो अपनी सीट से उठी तो दुपट्टा बेख्तियार सर से कंधों तक आ गया। उसके चमकते हुए बाल नुमाया होने लगे। शहरियार ने उस लड़की को देखा। खुले हुए बालों में वो और भी प्यारी लग रही थी। परी ने जब दुपट्टा सही किया तब उसे मालूम हुआ कि जो कैचर उसने अपने सर में लगाया हुआ था वो कहीं गिर गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ गिरा और कब गिरा। उसे कैसे पता नहीं चला। बहरहाल वो उठी, अपना दुपट्टा सही किया और अपना तारुफ करवाने लगी। मेरा नाम, उसने इतना ही बोला था कि पीछे से शहरियार की आवाज़ आई। आप थोड़ा ज़ोर से बोले, हमें आवाज़ नहीं आ रही। परी से चौंक कर अपनी गर्दन मोड़ कर उसे देखने लगी। बुरहान ने गहरी नज़र से शहरियार को देखा। परीक्षा सीधी हुई। आप अपना जुमला मुकम्मल करें। बुरहान परीक्षा को आंखों से रिलैक्स रहने का इशारा कर रहा था। परीक्षा फिर से अपना तारुफ करवाने लगी। मेरा नाम परीक्षा सिद्दीक है। उसने अपना जुमला मुकम्मल किया तो बुरहान हैरान हुआ कि उसने अपने नाम के आगे उसका नाम क्यों नहीं लगाया। पता नहीं कि बुरहान के दिल में ये ख्वाहिश जागी थी कि परी के नाम के आगे उसका नाम लगे, मगर उसे ये बात नागवार गुजरी थी। वो अभी ज़्यादा कुछ बोलती इतने में कॉलेज के स्टाफ में से कोई क्लासरूम में दाखिल हुआ। सर बुरहान आपको सर शाहिद अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। वो बुरहान को इतला करते हुए बाहर की तरफ चला गया। बुरहान ने परी को हाथ से बैठने का इशारा किया और ऑफिस की तरफ चला गया। वो घबराते हुए अपनी जगह पर वापस बैठी। सबीन उससे चेयरअप कर रही थी। वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। और परीक्षा हैरान थी कि उसके एक जुमले पर वो उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही है। वैसे तुम यहीं पर ही रहती हो, कराची में? उसे सवाल करने लगी। परी ने हाँ में सर हिलाया। उनकी बातें जारी थी। शहरियार मंसूर क्लासरूम के बाहर की तरफ जाने लगा। जाते हुए एक नज़र परी पर डाली और हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट पर उसके गाल पे जो गड्ढा था वो नुमाया नजर आ रहा था। जब वो बाहर की तरफ चला गया तो सबीन परी की तरफ मुतवज्जा हुई। ये शहरियार मंसूर है, हाई कोर्ट के जज मंसूर खान का इकलौता वारिस। ये कॉलेज में बैड बॉय की इमेज से मशहूर है। बैड बॉय? परीक्षा ने सवाल किया। नहीं, मतलब पूरा कॉलेज उससे बेजार है। अलबत्ता लड़कियां उस पर मरती हैं, मगर ये किसी को घास भी नहीं डालता। आज तक कोई एक गर्लफ्रेंड तक नहीं देखी इसके साथ, और ना शायद ये बनाता है। तो फिर बैड बॉय कैसे हुआ? परी ने मासूमाना अंदाज में सवाल किया। क्या मतलब? गर्लफ्रेंड बनाने से क्या लड़के बैड बॉय बन जाते हैं? मतलब रात तक ड्रिंक करना, बार्स वगैरह में ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारना, आते जाते इंसान को तंग करना। पता है, जब भी कोई नया आता है ना तो शहरियार मंसूर ज़रूर से तंग करता है। वो गोया परीक्षा को इतला दे रही थी कि अब तुम दुआ करो कि तुम्हारे साथ कुछ न करे। या अल्लाह, मुझे इससे महफूज रखना, परी ने दिल में बेख्तियार कहा। सबीन उसे ज़बरदस्ती कैंटीन की तरफ ले आई थी। वो उसे पूरा कॉलेज घुमाना चाहती थी। परीक्षा ना चाहते हुए भी उसके साथ चल रही थी। उसको इतना तो मालूम हो गया था कि सबीन एक साफ दिल की लड़की है, मगर वो सबीन को समझ गई थी। सबीन की आंखों में कुछ दुख था जो अपनी हंसी के पीछे छुपाती थी। वो ज़्यादा बोलने वाली बात करने वाली लड़की नहीं थी।
खुश इखलाक चेहरे से भी बहुत हसीन दिखने वाली वो दोनों कैंटीन में बैठे थे। इतने में एक लड़की आई और ज़ोर से अपना बैग टेबल पर मार के अपना सर थोड़ा नीचे करके परी को देखने लगी। कुछ देर के लिए परी तो खामोश रही। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जब वो लड़की कुछ ना बोली तो सबीन के सब्र ने भी जवाब दे दिया, क्या हुआ है? तुम्हें ऐसे क्या देख तुम ऐसे क्या देख रही हो? सबीन आवाज़ बुलंद होकर बोली थी। मैं ये देख रही हूँ। अपने हाथ बांध कर परी की तरफ देखकर बोलने लगी। मैंने सुना है शहरी एक लड़की को बहुत गौर से देख रहा था। मुझे लगा कौन सी हूर परी आसमान से उतर आई है जिसे शहरी इतनी गौर से देख रहा हो, मगर यहाँ आके देखा तो ये निकली। वो तंजिया मुस्कुराई थी। परी को उसकी ये बात बुरी लगी थी, मगर वो कुछ बोली नहीं। जब वो परी का मजाक उड़ा रही थी तो सबीन ने उसे धमकी वाले अंदाज में कहा, मेरी बात सुनो, अपनी हद में रहो तुम। अगर ज़्यादा बोला ना तो जाके प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी। और वो लड़की और मुस्कुराने लगी। तो जाओ कर दो, मैं कौन सा डरती हूँ। सबीन थोड़ा सा झुककर उसकी तरफ हुई। तुम्हें पता है शहरियार हर नए स्टूडेंट को तंग करता है, मगर शहरियार ने इसे तंग नहीं किया। वो परी की तरफ इशारा करके बोल रही थी। तो इसका मतलब कि इसमें कुछ तो ऐसा होगा ना जो शहरियार को पसंद आया है। अब तुम खुद सोच लो, अगर मैंने वो अपनी आंखों को ऊपर की तरफ करके बोल रही थी कि इसके किसी फेवरेट स्टूडेंट को तुमने तंग किया है और बुरा भला कहा है, तो तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तो बेहतर होगा कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं शहरियार को सब बता दूँ। वो लड़की वाकई में अंदर से डर चुकी थी, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानती थी कि अगर ये बात शहरियार को पता चलेगी तो वो उसका जीना हराम कर देगा। वो चुपचाप कैंटीन से बाहर जाने लगी। जब वो चली गई तो सबीना आराम से कुर्सी पर बैठ गई। परी ने उससे पूछा, तो बस इतना, ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? परी सबीन से पूछ रही थी। और सबीन बोली, तो बस इतना कि दफ़ा करो, इनका रोज़ का है ये। सर शाहिद के ऑफिस में बुरहान बैठा हुआ था। सर शाहिद ने चाय मंगवाई थी। बुरहान ने मना कर दिया था, ये कहकर कि उसका अभी दिल नहीं है। लेकिन उसका दिल वाकई में नहीं था। क्या हुआ है? ठीक नहीं लग रहे हो तुम? वो परेशान होकर पूछ रहे थे। कुछ नहीं सर, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसके चेहरे पे परेशानी नजर आ रही थी। मैं आज तुम्हारी बीवी से मिला हूँ। वो वाकई में बहुत मासूम और साफ दिल की लड़की है। बुरहान दिल से मुस्कुराया था। सर शाहिद में सलाहियतें थी कि वो एक बार किसी को देखते देखते हुए बता सकते थे कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं। बेटा, वो नाजुक दिल की है, ज़्यादा बोलती भी नहीं है। और तुम जानते हो इस कॉलेज के लोगों को, और ख़ास तौर पे शहरियार मंजूर को। वो फिक्रिया अंदाज में कह रहे थे। आप बेफिक्रे रहे, कुछ करना तो दूर की बात, कोई उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। उसके अंदाज में एक यकीन था जो सर शाहिद को बहुत पसंद आया था। मैंने कहा है परिशे को कि वो यहाँ किसी को ना बताए कि तुम दोनों मियाँ बीवी हो, ताकि तुम्हारे लिए परेशानियाँ ना बने। बुरहान तो उनकी बात सुनकर समझ गया था कि आज परिशे ने अपना तारुफ अपने बाबा के नाम से क्यों करवाया। वो सिर्फ मुस्कुराया था। सर शाहिद में दो तीन बातें और की, फिर वो बाहर की तरफ, और उसके बाद बुरहान बाहर की तरफ निकल गया। परीक्षा और सबीन कैंटीन में बैठे थे। आज तो परी को लग रहा था कि वो किसी अलग ही दुनिया में चली गई है, क्योंकि वो कॉलेज बहुत बड़ा था और उसने कभी नहीं देखा था। और यार बताओ अपने बारे में कुछ। सबीन बहुत दोस्ताना लहजे में परी से पूछ रही थी। परी को ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी, तो उसने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, आप पूछे मैं जवाब देती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद सबीन बोली, अपनी फैमिली के बारे में बताओ, कौन कौन है? परी कुछ देर के लिए खामोश रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। फिर कुछ सोचकर बोली, मेरी अम्मी है। वो सादिया बेगम के बारे में कह रही थी। ताई अम्मी और ताया अब्बू, दो बहनें माहम और फायजा के बारे में कह रही थी। दो भाई है। वो सजाद और उसामा के बारे में कह रही थी। एक खाला है, फातिमा खाला के बारे में कह रही थी। और एक इंसान है जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और उसके जहन के पर्दे पर बुरहान का चेहरा जब जगमगाया था। ओह, ख्याल रखते हैं, यानी कोई लड़का है? सबीन शरारती अंदाज में पूछ रही थी। उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। तो क्या तुम उसे पसंद करती हो? वो अगला सवाल कर बैठी। परी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, और ना ही उसे समझ आना था। उसने बस इतना ही जवाब दिया, मुझे नहीं पता। सबीन हैरान नजरों से उसे देखने लगी। अरे तुम मुझे बताओ तो सही, कौन है वो इसरार कर रही थी। परी चुप रही। उसके जहन में कुछ देर पहले सर शाहिद से होने वाली बातें आ रही थी। अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे जो पूछती हूँ उसका जवाब दो। पर ये उससे बहुत हैरान नज़रों से देख रही थी कि आज उनकी पहली मुलाकात है। अभी उन्हें मिले हुए शायद 2 घंटे भी नहीं गुजरे होंगे, और वो ऐसे बातें कर रही थी जैसे सालों की दोस्त हो। तुम उसकी फिक्र करती हो? सबीन परी से पूछ रही थी। परी कुछ कह ना पाई, सिर्फ सर हिलाकर हाँ का इशारा किया। उसके जहन में वो नमाजें
आई थी जिसमें वो बुरहान के लिए दुआएं मांगती है। वो परेशान होता है तो तुम परेशान होती हो? इस सवाल पर भी परी ने हाँ में सर हिलाया। और परी के जहन में वो रातें आई जब वो बेचैन होकर डर जाता था। तुम्हारा दिल करता है उसे देखने को? परी इस सवाल पर खामोश रही। वो कुछ नहीं कह सकी। उसके दिल में तो एक फिल्म चल रही थी। जब बुरहान सोता था तो वो सिर्फ बुरहान को ही देख रही होती थी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अभी वो जवाब क्या ही देती। ये कैंटीन में एक शख्स दाखिल हुआ। वो चलते चलते उन लोगों की टेबल पर आकर बैठ गया। परी चुपचाप उसे देखे गई। सबीन को हैरत हुई थी कि वो शख्स यहाँ पे क्यों आके बैठा है। हेलो, वो परी की तरफ मुखातिब था। परी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम। वो अपना हाथ थोड़ी के नीचे रखते हुए सोच रहा था। या सोचने की अदाकारी कर रहा था। अभी वो कुछ बोलता ही सबीन बोल पड़ी, परीशा सिद्दीक। ओ हाँ, परी। वो परीशा की तरफ पूरा रुख फेर कर बोल रहा था। परी को वो बात नागवार गुजरी। वो बस इतना ही बोली, मेरा नाम परीशा सिद्दीक है। आप मुझे पूरे नाम से बुलाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और शहरयार मंसूर उस लड़की को देखता रहा। उस लड़की की आंखों में बला की मासूमियत थी। वो पलके झुकाए टेबल को देख रही थी। उसकी वो जुल्फ़ें जो उड़कर उसके चेहरे पर आ रुकी थी, जिससे उसकी आंखों को तकलीफ हो रही थी। शहरयार मंसूर उन पलकों को उठते हुए देखना चाहता था, लेकिन मैं तो परी हूँ, कहीं मैं तो परी ही कहूँगा। वो आहिस्ता और नर्म लहजे में बोला था। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिससे परी ने भी इख्तियार अपनी नज़रें टेबल से उठाकर उसकी तरफ करना चाहिए। शहरयार जब उसकी पलकें अपनी तरफ होते हुए देखी कुछ देर के लिए तो वो ठहर ही गया। उसकी आंखें वाकई में एक समंदर थी जिसमें अगर शहरयार मंसूर थोड़ी और देर देखता तो डूब ही जाता। वो भी इख्तियार अपनी सीट से उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। सब लोग उसे चाहता जाता देखते रहे। परी, सबीन, वहाँ पे हर इंसान हैरान था। और ये मंजर बुरहान की आंखों ने देख लिया था। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद की, मुक्के की तरह बना के दीवार पे दे मारा। उसे गुस्सा आया था, शदीद गुस्सा। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे इतनी जलन क्यों हो रही है, मगर वो जेलस था, शहरयार मंसूर से जेलस था। जिस इंसान को अपने खाते में नहीं लाता था, आज उसे परी के साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सबीन और परी वहीं बैठे थे। इतने में अनाउंसमेंट हुई और सब अपनी क्लास की तरफ बढ़ गए। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आखिर इस कहानी में और क्या क्या राज छुपे हैं। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है, और साथ ही अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।